हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यार एटलीस्ट 50 लाइक्स तो बनते हैं। मैंने एक टारगेट दिया था, लेकिन उसमें व्यूज़ तो आए हैं बट लाइक्स नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं इस वीडियो में एक टारगेट लेके चल रहा हूं कि मुझे 100 लाइक्स तो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते ही लाइक का बटन दबा दो, ठीक है? दबा कर लाइक मारो। 100 लाइक्स का मेरा टारगेट है, जो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा करवाना है। इससे भी फ्रेंड्स मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो अब हम सीधे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है लेक्चर नंबर 4। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। आप कुछ भी कमा लीजिए, इनकम टैक्स में इन्हीं 5 हेड्स के अंदर ही आपकी इनकम टैक्सेबल होगी कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इन्हीं 5 हेड्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स सैलरी क्या होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? सर, सैलरी वो होती है जिसको सुन के हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, ठीक है? मतलब हमारा बस चले तो रोज़ हमारे अकाउंट में अगर सैलरी क्रेडिट हो सर, तो मज़ा आ जाए। मतलब जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है, मतलब क्या दिन होता है ना? तो सैलरी अपने लिए बहुत एक्साइटेड चीज़ होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आप कहीं जॉब करते हैं, आप सर्विस देते हैं अपने एम्प्लॉयर को, बदले में वो आपको क्या देता है? बदले में वो आपको कुछ पैसे देता है, इनकम देता है। तो बस आपने कहीं जॉब की और बदले में जो कुछ भी आपको मिला वो होती है सैलरी। जैसे चाहे वो वेजेस के फॉर्म में हो, पेंशन हो, कोई एन्युटी हो, ग्रेजुटी हो, कोई एडवांस सैलरी हो, फीस, कमीशन, परक्यूजिट, ठीक है? आपका मतलब जो पीएफ कटता है, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, वो भी, जो लीव इंकैशमेंट होती है वो भी, कोई पैसा अगर रिकॉग्नाइज्ड मतलब प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी। इन शॉर्ट, आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब करने के लिए जो कुछ भी मॉनेटरी टर्म्स में देता है वो सब सैलरी में इंक्लूड होता है, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन ये सीटीसी फिर क्या होता है? क्या सर सीटीसी और सैलरी सेम है? बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सीटीसी और सैलरी दोनों एक ही चीज़ होती है, और इस वजह से मैं आपको बताऊं, बहुत लोग धोखा खा जाते हैं और सीटीसी के बेस पर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, और जब उनके हाथ में पैसा आता है, सैलरी आती है, तो बेचारे सोचते हैं अरे खोदा पहाड़ और निकली चुईया, हम तो सीटीसी कुछ और समझ के आए थे और यहाँ तो सैलरी कुछ और मिल रही है। तो सीटीसी, आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी के कोई अगर निकलती है वैकेंसी, तो बड़ा बड़ा लिखा होता है सीटीसी 5 लाख, सीटीसी 10 लाख। अब आपको लगता है यार 5 लाख सीटीसी है, आप फटाफट क्या करते हो? सीटीसी को 12 से डिवाइड करते हो, अरे वाह अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, और ज्वाइन कर लेते हो। सीटीसी के बेस पर कभी भी जॉब चूज नहीं करनी चाहिए। सीटीसी अलग होता है एंड सैलरी बिल्कुल अलग चीज होती है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। मतलब एक कंपनी जब किसी पर्सन को एज अ एम्प्लॉय हायर करती है, तो उसके ऊपर जो कुछ भी खर्चा कंपनी करती है उसको कंपनी कहती है कॉस्ट टू कंपनी। जैसे आप अपने घर से कंपनी आते हो, तो कंपनी ने आपको कैब दे रखी है, उससे 1 रुपया नहीं चार्ज करती है आपसे, आपको कहा गया है कि फ्री कैब है, लेकिन वो कंपनी की सीटीसी में इंक्लूड होगा। कंपनी का कोई यूनिफॉर्म है, कंपनी क्या करती है, उस यूनिफॉर्म को आपको पहनने के लिए दे रही है, उसको और भी तरीके के उसमें मतलब उसको धोना, ये सारी चीज़ें वो आपको देती है, वो भी सीटीसी में आ जाएगा, ठीक है? आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, दिन भर में 4 बार चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, वो भी कंपनी की सीटीसी में आ जाएगा। इन शॉर्ट, सैलरी नहीं, सैलरी तो इंक्लूड होती ही है सीटीसी में। जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, जो प्रोविडेंट फंड होता है, जितना आपकी सैलरी से कटता है उतना ही एम्प्लॉयर भी जमा करता है, ठीक है? आपकी सैलरी से जितना पार्ट काटा जाता है उतना एम्प्लॉयर
इंक्लूड करता है और फिर वो डिपॉजिट करता है। तो जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो भी सीटीसी में आता है। तो मतलब सैलरी और जितने इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं इनको मिला के कंपनी कहती है कि सीटीसी 5 लाख, सीटीसी 10 लाख। और जो बेचारे जो जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, इंटरव्यू करने वाले हैं, उनको लगता है कि सीटीसी तो अच्छा खासा है और वो जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। और जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है तब उनको पता चलता है अरे यार इससे अच्छी तो पहले वाली जॉब थी। ठीक है, तो सीटीसी के बेस पे कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए, जब नेगोशिएशन होता है तो सीटीसी पे नहीं, हमेशा सैलरी इन हैंड, सैलरी कितनी आपको मिल रही है इसके बेस पे जॉब को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सीटीसी में सभी चीज़ें, सैलरी, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर सैलरी क्या होती है? देखिए, सैलरी जो भी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें कोई अगर डिडक्शंस होता है या कोई टैक्स का डिडक्शन है तो उससे पहले का अमाउंट, डिडक्शन के बाद का नहीं, डिडक्शन के पहले का अमाउंट होता है, वो होती है सैलरी। इसमें बोनस भी इंक्लूड होता है, कोई ओवर टाइम पेमेंट है वो है, कोई हॉलीडे पे है। इन शॉर्ट जो कुछ भी आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जम्पशंस और डिडक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो डिडक्शन होती है वो आपकी टोटल इनकम में से लेस की जाती है। जितनी भी टोटल इनकम आएगी उसमें से डिडक्शन को लेस किया जाता है। जबकि जो एग्जम्पशन होती है उसको टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। If an income is exempt from tax, then it is not included in the computation of income. तो exemption को total income में include ही नहीं किया जाता है, जबकि deductions क्या होते हैं वो total income में से less की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जो exempt income है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो exempt income है वो कभी भी जो टोटल इनकम है उसको एक्सीड नहीं करेगी। लेकिन डिडक्शन के केस में ऐसा नहीं है। डिडक्शन आपके इनकम के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं हो सकती, और डिडक्शन वो कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शंस की। उससे पहले देखिए, सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 है वो इनकम टैक्स में मिलने वाली एग्जम्पशंस को डील करता है। ठीक है, और डिडक्शंस वो सेक्शन 80C से 80U तक दी गई हैं। ठीक है, तो एग्जम्पशन सेक्शन 10 में आती है और डिडक्शन 80C से 80U के बीच में आती है। तो हम हर सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं एग्जम्पशन। बहुत ही फेमस जो एग्जम्पशन है वो अगर हम बात करें तो वो होती है लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, LTA आपने सुना होगा। तो ये आपका टोटल इनकम, मतलब हमने अभी पढ़ा है कि एग्जामिनेशन को क्या किया जाता है, टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से किसी एम्प्लॉय को LTA मिला हुआ है, लीव ट्रैवल अलाउंस, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन भी हैं। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये लिखी हुई है कि बिल्स फॉर योर ट्रैवल अगेंस्ट LTA कैन बी क्लेम्ड फॉर एग्जम्पशन। बिल होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं घूमने गए हैं फैमिली के साथ, वहाँ के सारे बिल होने चाहिए। और इट इज़ अलाउड टू बी क्लेम्ड ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ऐसा नहीं कि आप घूमना शुरू किया तो हर हफ्ते या हर महीने घूम रहे हैं, नहीं, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं LTA। ख़त्म। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं तो आपको जो है एग्जम्पशन मिलती जाएगी ना, ऐसा नहीं है। 4 साल में, किन्हीं 2 साल में आप LTA क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आप एयर से घूमने जा रहे हैं, ठीक है, बाई एयर आप घूमने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इकोनॉमी फेयर, जो भी इकोनॉमी फेयर होगा शॉर्टेस्ट रूट का, ये नहीं आपको जो है दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले आप दिल्ली से काठमांडू गए और काठमांडू से गए हैं मुंबई आराम से, कि मैं तो दिल्ली से मुंबई गया हूँ मुझे LTA मिल जाए, ना ना ना। शॉर्टेस्ट रूट, दिल्ली से मुंबई जाना है तो सीधे फ्लाइट पकड़ो, ये नहीं कि पहले आप जा रहे हो काठमांडू वहाँ से मुंबई जा रहे हो, नहीं, शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, एक तो ये, या फिर अमाउंट स्पेंड, जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया है, विच एवर इज़ लेस। तो अगर मतलब बाई एयर जा रहे हो आप तो इकोनॉमी क्लास, और अगर बाई ट्रेन जा रहे हो तो AC फर्स्ट क्लास। यहाँ भी वही रूल है कि शॉर्टेस्ट रूट। अब ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो पहले आप चले गए जम्मू कश्मीर, फिर वहाँ से गोवा, फिर गोवा से मुंबई, ना, शॉर्टेस्ट रूट। और जो भी आपने खर्चा किया है दोनों अमाउंट में से जो भी कम होगा उसका आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन। ठीक है,
आगे चलें गाइस। और कुछ भी कंडीशन है LTA को क्लेम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि LTA सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए, नहीं, ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक समान होना चाहिए। पहला, जो भी एम्प्लॉय मतलब क्लेम कर रहा है LTA, उसके पास प्रूफ ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है उतनी ही आपको LTA मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप इसमें सिर्फ इंडिया में घूम सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल अलाउड नहीं है। और सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, अगर आपके दोनों बच्चे 1/10/1998 के बाद पैदा हुए हैं, उनके ही लिए ये अवेलेबल है। मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे आप लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप 1/10/1998 से पहले के आपके बच्चे मतलब बॉर्न हैं, हाँ, तब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो 1/10/1998 के बाद किन्हीं 2 बच्चों के लिए ही आप LTA क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 2 तक तो एग्जम्पशन मिलेगा, तीसरे का खर्चा आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला जो एग्जम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। आपने अक्सर सुना होगा कि HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, HRA मिलता है और ये बात होती है कि ये एग्जेम्प्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो सैलरीड पर्सन है उनको लगता है कि जितना HRA मिल रहा है पूरा एग्जेम्प्ट है। ना, ऐसा नहीं है, पूरा HRA एग्जेम्प्ट नहीं होता है। इसके लिए भी कंडीशन है। वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। जब भी आपको HRA मिलेगा तो ये जो 3 A, B और C, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें जो सबसे लोअर आएगा बस वहीं तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझते हैं कि HRA अगर आपको मिल रहा है तो कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, A पॉइंट क्या कह रहा है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितना भी आपको HRA मिल रहा है उसको A पॉइंट पे लिख लीजिए। B पॉइंट क्या कह रहा है? जितनी भी सैलरी है उसका 40%, खत्म। हाँ, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 50% ऑफ सैलरी। इसके अलावा किसी सिटी में रहते हैं तो सैलरी का 40%, उसको B पॉइंट में लिख लीजिए। C पॉइंट में कह रहा है जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से लेस कर दीजिए, क्या? 10% ऑफ सैलरी। जितना रेंट पे किया है साल भर में उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। जितना आ जाए उसको C पॉइंट पे लिख लीजिए। फिर A, B और C, इन तीनों को कंपेयर कीजिए। जो इन तीनों में सबसे कम है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो सबसे कम है उतना HRA आपका एग्जेम्प्ट है, बाकी आपका सैलरी का पार्ट बनेगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो लोअर ऑफ A, B, C इज एग्जेम्प्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिस्टर XYZ हैं, ठीक है, इनकी बेसिक सैलरी है 30,000, इनको HRA मिल रहा है 13,000 का, फिर कन्वेंस वगैरह 2,000 का मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, मेडिकल है, LTA भी है। तो इनकी टोटल अर्निंग जो हो रही है वो है 54,250। ठीक है, अब देखिए तो इनकी जो सैलरी होगी वो कितनी मानी जाएगी? अगर मैं बात करूं कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो एक तो बेसिक सैलरी और DA, डियरनेस अलाउंस, और अगर कोई टर्नओवर बेस्ड कमीशन होता है तो वो ऐड किया जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में ना DA दे रखा है और ना ही टर्नओवर बेस्ड कमीशन है, तो हम क्या उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी। हमें कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, LTA इससे कोई मतलब नहीं है। बेसिक सैलरी 30,000 है तो कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। ये ठीक है। 10% ऑफ सैलरी फिर कितना हो जाएगा? 36,000। अच्छा, रेंट कितना पे कर रहे हैं मंथली? रेंट पे कर रहे हैं 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हम लोग A, B और C पॉइंट में रखेंगे और देखिए कितनी आराम से HRA आ जाएगा। A पॉइंट क्या कहता है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA कितना होगा? 13,000 मंथली है तो साल का कितना हो गया? 1,56,000। इसको हमने A पॉइंट पर रख लिया। ठीक है सर। B पॉइंट कहता है 50 या 40%। तो सपोज ये किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर है 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो भैया सैलरी साल भर की है 3,60,000, उसका 50% कितना होता है? 1,80,000। इसको मैंने लिख दिया B पॉइंट में। अच्छा,
सी पॉइंट क्या कहता है, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी लेस कर दीजिए। रेंट कहाँ लिखा हुआ है, रेंट है हमारा 10,000, तो साल का कितना हो गया 1,20,000। इसमें से 10% ऑफ सैलरी यानी कि 36,000 ये मैंने लेस कर दिया, कितना आया 84,000, ये मैंने सी पॉइंट पे लिख दिया। अब अभी हमने पढ़ा है ए, बी और सी, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 1,56,000, 1,80,000, 84,000। तो सबसे कम क्या है 84,000, 84,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल एचआरए कितना मिल रहा है 13,000 इंटू 12, 1,56,000। 1,56,000 में से 84,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिए। स्टिल कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए या टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। जितनी भी टोटल सैलरी आ रही है, ठीक है, उसमें से 50,000 उठा के लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बहुत अच्छा सेक्शन ऐड हो गया है। पहले ये जो डिडक्शन थी ये 40,000 रुपये की थी, अब 50,000 रुपये का सरकार जो सैलरी एम्प्लॉई हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है, 50,000 रुपये सीधे माइनस कर दीजिए, कितनी सैलरी हो गई 9,50,000। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें कोई रूल कोई दिमाग नहीं लगाना है। जितनी टोटल सैलरी है उसमें से 50,000 रुपये लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के। ठीक है, उसके अलावा भी डिडक्शंस हैं, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में है, और प्रोफेशनल टैक्सेस, इन दोनों का भी डिडक्शंस हमें ग्रॉस सैलरी में से मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि सैलरी का मतलब एक ओवरऑल कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए बेसिक सैलरी, फिर उसमें हम सारे फीस, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट और जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कोई फीस है, कोई बोनस है, ये सब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। फिर जो डिडक्शंस हैं वो हम लेस करेंगे, अभी हमने देखा 50,000 वाला, और उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्सेस, ये सब चीज़ें लेस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अलाउंसेस हैं जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हैं और कोई लिमिट भी नहीं है। वो कौन कौन से अलाउंस हैं, जैसे देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये लीव ट्रैवल वाला नहीं है, ये नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो आप मतलब जो आप करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑफिस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस कोई मिल रहा है तो वो, कन्वेंस अलाउंस, कोई हेल्पर अलाउंस होता है, एकेडमिक अलाउंस होते हैं, कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एकेडमिक को अलाउंस वगैरह मिलते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करने के लिए, तो वो एकेडमिक अलाउंस हो जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस बहुत जगह मिलता है, जैसे कोई कंपनीज़ की सेट यूनिफॉर्म होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसको पहनने के बाद उसकी लॉन्ड्री का खर्च आता है, तो ऐसे खर्चों के लिए अलाउंस मिलता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो कोई लिमिट नहीं है, अगर ये अलाउंस मिल रहे हैं तो ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि एग्जेम्पशन को टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, ख़त्म। डिडक्शंस अगर होगा तो उसको हम लोग टोटल इनकम से लेस करते हैं। ठीक है, तो आज हमने एग्जेम्पशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर अगर गाइस कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा पहले तो रिवाइज करके उसको दोबारा सुन लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोज़ यार पसंद आ रहे हों, दबा के लाइक मारो, अपने जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए